नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एमएस चौहान आप सभी का आराध्या डिजिटल लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। साथ में अभिनंदन वंदन माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं। तो चलिए हम और आप अपनी क्लास की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ करें। सरस्वती महाभाग्य विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी विद्यार्थियों पे बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ क्लास की स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज सोशल स्टडी के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम पढ़ेंगे वह पॉलिटिकल साइंस का पार्लियामेंट का चैप्टर होगा। यहाँ से प्रश्न अक्सर देखे जाते हैं, पूछे जाते हैं। सभी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, इवन सीटेट में भी या कोई अन्य स्टेट टेट है तो वहाँ भी यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इन प्रश्नों का क्या यहाँ पर हम विश्लेषण कर सकते हैं। पार्लियामेंट में सबसे पहले तो जानेंगे कि भाई पार्लियामेंट यानी जो संसद है यह हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है ना। हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कह सकते हैं कानून बनाने की जो सर्वोच्च संस्था है वो हमारा क्या है, संसद है, पार्लियामेंट। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसके तीन भाग हो गए। एक तो हो गया आपका अपर हाउस जिसको राज्यसभा, लोअर हाउस जिसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, और प्रेसिडेंट। क्लियर है। अब यहाँ पे जो तीन पार्ट आप देख रहे हैं तो हाउस ऑफ द पीपल जो है लोअर हाउस है और अपर हाउस जो है राज्यसभा है। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये किसके जब भी पार्ट आएंगे तो याद रखना ये तीनों पार्लियामेंट के संसद के महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग हैं। समझ रहे बात को, कैसे अंग है, अभिन्न अंग है। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर है कि द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमेंस पावर बिकॉज ऑफ इट्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। इसके पास इतना पावर इसलिए है क्योंकि यह किसका रिप्रेजेंट करता है, हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन का काम करता है, पीपल का, है ना, लोगों का। अब यहां पर इसके कंपैरिजन में दो भाग में आपको समझाने की कोशिश की गई है कि अपर हाउस जो होता है वो काउंसिल ऑफ स्टेट होता है ना, और जो लोअर हाउस होता है वो हाउस ऑफ द पीपल होता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा। क्लियर है। तो यहां से भी प्रश्न काफी पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है हमारा वो क्या है, अपर हाउस है, बड़ा भाई कह सकते हैं, और लोअर हाउस जो छोटा भाई है वो हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा है। अब मैक्सिमम सीट की अगर इसकी बात करें तो जो राज्यसभा है इसमें जो मैक्सिमम सीट है वो कितना है, 250। मैक्सिमम सीट 250 है ना। और इसमें 238 सीट जो है वो सेलेक्ट किसके द्वारा, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के द्वारा। 12 जो है इसमें आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेशन होगा। तो यहां पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो प्रेजेंट में है वह 245 सीट जो कि प्रेजेंट में है। मैक्सिमम कितना हो गया 250 और प्रेजेंट में कितना है 245। इस चीज को समझेंगे। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो 238 है और 212 है, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे देखिए मैक्सिमम को, तो यहां पर आप देख लेते हैं 238 और कितना है 12, मैक्सिमम 238, मैक्सिमम 12, कितना हो गया 250 हो गया। प्रेजेंट में कितना बता रहा है 245। ठीक है, इस चीज को भी समझेंगे। अब प्रेजेंट में 245 से इसके अकॉर्डिंग 233 सीट सिलेक्टेड होंगे स्टेट यूनियन टेरिटरी और 12 जो है नॉमिनेट होंगे। तो इसको भी आप कैलकुलेट कर लें, 233 प्लस 12 कितना हो जाएगा 245। तो यहां से भी आपका निकल सकता है ना। 245 प्रेजेंट में है, यानी 233 सीट है ये किसके द्वारा है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा, और जो 12 है वो किसके द्वारा नॉमिनेट होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होगा। अब यहां पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है क्या, कि जो चेयरमैन है ये कौन होता है, चेयरमैन यानी चेयरमैन, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही। ये यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह मुख्य बिंदु है बच्चों, इसको ध्यान देंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वही क्या होता है, किसका, राज्यसभा का चेयरमैन होता है। ठीक है। यहां पर ये इस हाउस को परमानेंट हाउस भी कहते हैं क्योंकि हर 2 साल में इसके
बेसिकली क्या होते हैं, मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर, 6 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन ये जो परमानेंट हाउस, इसमें 1/3 जो होते हैं, जो रिटायर होते हैं, उसके हर 2 साल में इस रिटायरमेंट की जगह को पूरा किया जाता है। क्लियर है? इसलिए ये हाउस जो है सतत चलता रहता है, इसलिए इसको परमानेंट हाउस कहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें लोकसभा की, तो मैक्सिमम सीट कितनी है? 552। पूछ सकता है प्रश्न आपसे। और इसमें 530 मेंबर कहां से आएंगे? स्टेट से आएंगे। 20 मेंबर मैक्सिमम की बात हो रही है यूनियन टेरिटरी से, और 2 मेंबर एंग्लो इंडियन। ठीक है, ये नॉमिनेट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा एंग्लो इंडियन को। करंट में, प्रेजेंट में 545, जिसमें 530 जो है मेंबर स्टेट से आ गया, और 20 में से 13 यहां पर यूनियन टेरिटरी का ले लिया, और 2 जो है, जो आपको बताया गया है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होगा, वो होगा। तो यहां पर अगर हम देखें एंग्लो इंडियन कमेटी की बात करें, तो यहां पर अगर आप इनको जोड़ते हैं 530 + 13 + 2, तो कितना हो गया? 545। अब ये है ना, यहां पर प्रेसिडेंट नहीं, ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट, यानी 545 प्रेजेंट। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहां पर क्या आ गया? 545 आ गया। तो यहां पर 545 अगर हम देख रहे हैं, तो इसका अगर आप हाफ करेंगे तो 2 से जो दुगने से जो ज्यादा होगा, यानी 2/3 से अधिक होगा, वो 272 की मेजोरिटी होगा। यानी जो 272 की मेजोरिटी पार करेगा, वो क्या करेगा? वह सरकार बना लेगा। समझ बात को? अच्छा, यहां पर आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसके लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है। मेंबर आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, और हर 5 साल में इसका चुनाव होता है। तो इस तरह से कंपैरेटिवली अगर देखें तो बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे है भैया कि टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। अब बात आती है कि नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या है प्रावधान। तो 2 काउंट्रीज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस। भाई अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों का है ना, उसी के आधार पर अगर निर्वाचन क्षेत्र या कोई स्पेस या जगह बड़ा है तो वहां पे 2-3 निर्वाचन क्षेत्र भी हो सकते हैं, मिनिमम एक तो है ही। इलेक्शन कंडक्ट करवाई जाती है। उसके बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं अपने अपने कैंडिडेट के साथ, और जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है सरकार उसी की होती है। क्लियर है? जैसे सपोज करो कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ 272 जो है कैंडिडेट बीजेपी पार्टी का जीता है, तो सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की। अगर यहाँ पर 272 सीट या 271 सीट प्लस जो है अगर कांग्रेस की आती है, तो कांग्रेस यहाँ सरकार की दावेदारी पेश करेगी। समझे बात को? तो द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द पार्टी विथ मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर, और वो किसके सामने? प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत करेंगे। समझ रहे हो बात? चलो अब आगे देखो, यहां पर समटाइम्स द सिंगल डिड नॉट गेट अ पावर मेजोरिटी ऑफ फॉर्म सो 2 और मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टी। ये बेटा ऐसा है कि ये जो है गठबंधन की बात अगर करें तो गठबंधन जो होता है वह बेसिकली होता क्या है उस पर हम अगर फोकस करें। सपोज करो कि जो 271 प्लस के आंकड़े को कोई एक दल पार ना कर पाए, और इस आंकड़े को पूरा करने में सपोज करो कि 3 अलग अलग दल, जैसे हम यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं कांग्रेस, दूसरा दल ले लो कोई भी एक दल, जैसे यूनाइटेड, एक और ले लो कोई भी क्षेत्रीय दल ले लो, जैसे आपका लोजपा है, एलजेपी, मान रहे हैं ना। मान लीजिए कि यहां पर ये 3 दलों ने, है ना, एलजेपी है ना, उस एक और दल ले लो और एक और, तीनों दल को मिलाकर अगर सीटों की संख्या 271 होती है तो इन तीनों के बीच में क्या होगा? इन तीनों के बीच में गठबंधन होगा, तब जाकर के जो सरकार बनेगी वो गठबंधन की सरकार होगी। बात समझ में? लेकिन गठबंधन वाले सरकार में क्या होती है कि सरकार का स्थायी टिके रहना एक चुनौती होता है, क्योंकि यहां पर अगर किसी एक ने भी सपोर्ट खींच लिया
तो सरकार गिरने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। समझे बात को? तो यहाँ पर आपको समझ में आया गठबंधन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां आपस में मिल करके क्या करती है, मेजोरिटी साबित करती है, तो वही गठबंधन का रूप ले लेता है। ऑपोजिशन एक शब्द देख रहे होंगे, ऑपोजिशन। ये ऑपोजिशन क्या है? तो भैया जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो ऑपोजिशन में बैठती है। जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो ऑपोजिशन में कौन है? कांग्रेस है ना, ऑपोजिशन में कांग्रेस है। द प्राइम मिनिस्टर इज द, देखो ये अभी बहुत महत्वपूर्ण है, द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। यहां से भी प्रश्न काफी आते हैं कि लोकसभा के रूलिंग पार्टी का लीडर कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है ना। ही सेलेक्ट्स द मिनिस्टर्स टू वर्क विथ हिम टू इंप्लीमेंट द लॉज। अब देखिए जो संसद ने कानून बनाया उसको लागू करने का काम मंत्रिमंडल का होता है, सरकार का होता है, जिनकी सरकार है, यानी कार्यकारी का होता है, कार्यपालिका का होता है ना। अब यहाँ पे कि टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कैसे होगा? भाई रूलिंग पार्टी तो राज करेगी और मनमानी भी कर सकती है, तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर जनरली होता क्या है कि द फर्स्ट आवर ऑफ आ, जो पहला घंटा होता है लोकसभा में, वो डिवोटेड होता है क्वेश्चन आवर के लिए। अब क्वेश्चन क्यों? क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है, जिसकी सरकार है, वह किन किन मुद्दों पर काम कर रही है, उन मुद्दों पर कितने पैसे खर्च कर रही है, या उन मुद्दों पर वह ठीक काम कर रही है नहीं कर रही है, इसका लेखा जोखा प्रश्नों के द्वारा ही पूछा जाएगा। और यह प्रश्न पूछने वाले ऑपोजिशन वाले होते हैं। समझ बात को? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट इंफॉर्मेशन ऑफ मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब जिनका भाई गवर्नमेंट है, जो सरकार में है, उनसे पार्लियामेंट के मेंबर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो स्वतंत्र है क्वेश्चन पूछने का। आगे देखिए, इन एडिशन इन ऑल मैटर डीलिंग विथ फाइनेंस, और फाइनेंस से रिलेटेड, वित्त से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड जो भी है, वह जब भी उसकी अनुमति या मंजूरी मिलेगी, वह अप्रूवल जरूरी है, अप्रूवल नेसेसरी है ना। किसकी नेसेसरी? भाई पार्लियामेंट में उसकी अप्रूवल मंजूरी जरूरी है, तभी वो बिल पास हो पाएगा और तब जाके कानून बन पाएगा, चाहे बजट हो या बिल हो। क्लियर है? अब यह लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग की बात करें तो लॉ मेकिंग इज द सिग्निफिकेंट फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। भाई कानून बनाना है ना, सर्वोच्च कानून संस्था कहा जाता है पार्लियामेंट को। ये बनाना तो इसका काम है, लेकिन लागू करवाना गवर्नमेंट का काम है, सरकार का काम है। पार्लियामेंट मेक्स द लॉ फॉर द कंट्री। भाई पार्लियामेंट किस लिए कानून बनाती है? देश के लिए, है ना। एंड द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब यहां पर क्या है? सरकार से, कार्यपालिका से, कार्यकारी से, है ना। गवर्नमेंट नीड्स टू इंप्लीमेंट दिस लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। जो भी संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा उसको लागू करने का काम, दायित्व वो किसका होगा? किसका होगा? हमेशा याद रखना, लागू करने का काम गवर्नमेंट का होगा। कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का, लागू करने का गवर्नमेंट का। तो बच्चों देखिए किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पार्लियामेंट के कंसेप्ट को लिया, और यहाँ से एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों प्रश्न अब तक पूछे गए होंगे। हर एवरेज क्वेश्चन भी 4-5 हर सेशन में प्रश्न होते हैं, और आपके 10-12 साल से भी अगर कैलकुलेट करो तो 50-60 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे गए हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियोस को आप बार बार पॉज करके या उसको रिवाइज करके एक बार आराम से आप इस चीज़ों को देखेंगे, ताकि आपसे गलतियां ना हो। आप इन आंकड़ों पर भी ध्यान देंगे, है ना। कितनी मैक्सिमम सीट कितनी होती है, प्रेजेंट में कितनी सीट है, यूनियन टेरिटरी से कितनी है, स्टेट से कितनी है, कितने जो है सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ भी आपको देखना है कि एंग्लो इंडियन जो 2 चुन के आते हैं वो किस में आते हैं, राज्यसभा में आते हैं या लोकसभा में आते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। या मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं स्टेट से, यहाँ मैक्सिमम कितने होते हैं यूनियन टेरिटरी से, 20 में से कितना लेना है यूनियन टेरिटरी से, तो 13 लेना है। तो यहाँ पर देखने में तो बड़ा सामान्य लगता है, लेकिन इन्हीं चीज़ों में बच्चे उलझ जाते हैं। तो इसको आराम से आप देखिए और इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा। अगले वीडियो के साथ फिर MS चौहान आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और घर से पढ़ाई को जारी रखें। मैं MS चौहान सभी का फिर से आराध्या डिजिटल लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और फिर अगले वीडियो से मिलने का वादा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।